तो उन्होंने कही थी, ठीक है। अब इतना गलत क्या था रसिया के साथ? तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि रसिया की जो हिस्ट्री है वो काफी बदकिस्मत रही है। खास के अगर अपने पिछले 100 सालों को देखा जाए तो होता यह है कि जब बाकी कॉलोनीज लाइक इंडिया और से पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सबको जब आजादी मिल रही थी, व्हेन दे वर ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम, उस समय भी रसिया बर्बाद ही हो रहा था। और ये बर्बादी चलती है 1991 तक, जब तक आपका कम्युनिस्ट रिजाइम रहता है रसिया के अंदर। सो बिफोर कमिंग टू द कम्युनिस्ट रिजाइम, लेट्स बिल्ड अप की कैसे आया वहां पे ये कम्युनिस्ट रिजीम, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम निकोलस टू जो था, वो अपने बाप के मरने के बाद, अलेक्जेंडर थ्री के मरने के बाद गद्दी संभालता है। वो मात्र 26 साल का था उस समय। एंड दिक्कत ये हुई थी कि 1891 और 92 में बहुत बड़ा एपिडेमिक, और साथ ही एपिडेमिक जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है वैसे ही एपिडेमिक होता है व्हेन इट इज कंसंट्रेटेड टू अ कंट्री, ठीक है। तो एक एपिडेमिक आता है कॉलरा का रसिया में, और साथ ही साथ 1991 में सूखा पड़ता है रसिया में। सो ऑब्वियसली रसिया वाज नॉट रेडी फॉर द लॉस ऑफ इट्स जार, बट क्योंकि अलेक्जेंडर थ्री मर जाता है और निकोलस टू को गद्दी संभालनी पड़ती है, एंड ही वाज वेरी क्लियर कि मुझे शासन करना नहीं आता। और इसकी वजह से रसिया अपना लास्ट रूलर जो निकोलस टू था उसे देखता है, उसे झेलता है। और उसके समय में जो दो सबसे बड़े इवेंट होते हैं, पहला होता है आपका रूसो जापानीज वॉर, जब रसिया जापान के साथ लड़ता है, मर जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1, जिसके वजह से जार के रिजीम का अंत होता है, जार के शासन का अंत होता है रसिया में। दैट इज द एंड ऑफ द रोमानोव डायनेस्टी। रूरिक और रोमानोव दो डायनेस्टी थी रसिया में। सो रोमानोव का लास्ट रूलर रहा है आपका निकोलस टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये पूछा जा सकता है कि वो द लास्ट रूलर ऑफ द रोमानोव डायनेस्टी इन रसिया। द आंसर विल बी निकोलस टू। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, एक मीटिंग होती है which took place around 1898 in Minsk, बेलारूस। मिन्स्क में एक मीटिंग होती है जहां पे रसिया के जो बहुत बड़े बड़े सोशलिस्ट लीडर्स होते हैं वो मिस कर देते हैं वो मीटिंग। बड़े सोशलिस्ट लीडर उस समय के थे आपके लेनिन, प्लेखानोव, ठीक है। प्लेखानोव इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट मार्क्सिस्ट ऑफ रसिया। पहला मार्क्सिस्ट कहा जाता है प्लेखानोव। तो वो और लेनिन मिस कर देते हैं वहां पे। आरएसडीएलपी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना होती है। उसके बाद एक जब दूसरी मीटिंग होती है 1903 में, वो होती है ब्रसल्स और लंदन, दो जगह। और वहां पे यही पार्टी आरएसडीएलपी, आपकी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, अगेन द फुल फॉर्म इज ऑफ इम्पोर्टेंस, इसका फुल फॉर्म है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। तो इसकी स्थापना होती है आपकी 1898 में। 1903 में जब दोबारा इसकी मीटिंग होती है तो उस समय लेनिन, प्लेखानोव और बाकी सारे जो मेजर सोशलिस्ट लीडर्स थे उस समय के, वो इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। और वहीं पे बोल्शेविक और मेंशेविक फैक्शन में बट जाता है वो पार्टी। बोल्शेविक्स मीनिंग द मेजॉरिटी एंड मेंशेविक्स मीनिंग द माइनॉरिटी। नाउ व्हाट was the reason they were called Bolshevik and what were the reasons कि they were called Mensheviks? तो रीजन बहुत सिंपल था कि ऐसा नहीं था कि मेंशेविक जो थे वो माइनॉरिटी में थे उस पार्टी के अंदर, और बोल्शेविक जो थे वो उस पार्टी में मेजॉरिटी में थे। इसका इसका अपोजिट था। बट जिस दिन ये मीटिंग होती है, जिस दिन ये विभाजन होता है 1903 में, उस दिन क्योंकि बोल्शेविक्स के मेंबर्स ज्यादा मौजूद थे मीटिंग में, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड द बोल्शेविक्स इन मेजॉरिटी। और मेंशेविक्स who were actually in majority within the party, but क्योंकि उस दिन उनके लीडर्स एब्सेंट रहते हैं इसलिए उन्हें
मेंशेविक्स कहा गया, बिकॉज जो विभाजन था वो उसी दिन तय हुआ था, ठीक है। और 1912 में क्या होता है, आई हैव टू जस्ट वेट फॉर 5 minutes. So sorry, I just got a very important call. Okay, so हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, बोल्शेविक और मेंशेविक का डिवीजन हो जाता है पार्टी के अंदर, आरएसडीएलपी के अंदर, ठीक है। नाउ लीडर ऑफ द बोल्शेविक हु वाज व्लादिमीर इलिच लेनिन, और नोन एज लेनिन इन पॉपुलर कल्चर। तो वो इस डिवीजन से पहले, just 1 year before the revolution, which was going to happen, sorry, 1 year before the revolution, which was going to happen, the revolution of 1905, वो अपना एक prescription to the revolution, how revolution will be done, उसका जो एक आइडिया है, उसका जो एक ड्रीम है कि how it will be built up, वो लिखते हैं in his work what is to be done. What is to be done, उनके वर्क का नाम था in which he said कि he laid the path, उन्होंने एक मैप तैयार किया कि जो रेवोल्यूशन रशिया में आएगा वर्कर्स के द्वारा, प्रोलेटेरिएट क्लास के द्वारा, प्रोलेटेरियंस कहते हैं हम उन्हें, वो कैसे आएगा, ये उन्होंने अपने वर्क में लिखा। द वर्क वाज व्हाट इज टू बी डन, आई एम जस्ट बोल्डेड, ठीक है। अब नीचे आप जो ये स्टार मार्क देख रहे हैं, दीज आर दी पॉइंट्स की जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो इसी में दूसरा पॉइंट ये आता है कि इस्क्रा नाम का एक न्यूज पेपर होता है। इट वाज अ पॉलिटिकल न्यूज पेपर फॉर द आरएसडीएलपी बोल्शेविक्स। आरएसडीएलपी बोल्शेविक्स बोल रहा हूँ, यानी कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, जो बोल्शेविक फैक्शन में बटी थी, जो लेनिन के द्वारा हेड हो रही थी, उसका पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था आपका इस्क्रा। ओके, नाउ the next thing which Russia saw in his history of 20th century, 20वीं शताब्दी के शुरू में ही रसिया देखता है रूसो जापानीज वॉर। और व्हाट वाज रूसो जापानीज वॉर, व्हाई इट हैपेंड? तो जार की जो पॉलिसी थी, तो जार की नजर थी मंचूरिया और कोरिया के कोर एंड आयरन ओर पे, ठीक है, which was found on Manchuria and the island of Sakhalin, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है कि बिकॉज अब जापान को खतरा महसूस होने लगा था रसिया से, सो दे अटैक्ड रशियंस एंड दे डिफीटेड देयर आर्मी। नाउ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एट दैट टाइम ऑफ यूएसए, वो बीच बचाव में आते हैं और एक ट्रीटी साइन होती है पोर्ट्समाउथ पे, जिसमें जापान को कंट्रोल मिल जाता है कोरिया के ऊपर, लियाकोंग पेनिनसुला के ऊपर, साउथर्न सखालिन के ऊपर और कुरिल आइलैंड के ऊपर कमचाटका प्लेन में। तो पहला मैंने बता दिया, दैट वाज दी रूसो जापानीज वॉर, जो आपके जार जो थे निकोलस टू, उन्हें देखना पड़ा था। और जो दूसरा सबसे मेजर इवेंट होएगा वो होएगा वर्ल्ड वॉर 1 का। इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में 1905 का रिवॉल्यूशन होगा, जिसका नींव रखा जाएगा ब्लडी संडे के दिन। नाउ कमिंग टू ब्लडी संडे, व्हाट वाज ब्लडी संडे? तो रशिया में प्रोलेटेरियट्स, वर्किंग क्लास की हालत बहुत खराब थी। दे वर नॉट गिवन देयर ड्यू वेजेस, उन्हें अपने काम का पैसा नहीं मिल रहा था, उनकी स्थिति काफी दयनीय थी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी। तो इन सब के मद्देनजर, और साथ ही साथ रसिया वाज डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इट्स जार, एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रख रही थी आम जनता रसिया की अपने जार से। उन्हें ऐसा विश्वास था कि अगर जार को उनके स्थिति के बारे में अगर सत्य का ज्ञान होएगा, तो अगर हो गया तो फिर जार उनकी मदद जरूर करेगा। ये एक मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में बैठा हुआ था। तो इसी मिसकंसेप्शन को कितना मिस किया जार ने, ये हम देखते हैं ब्लडी संडे में। ब्लडी संडे में होता ये है कि यू मस्ट रिमेम्बर द नेम फादर जॉर्जी गपॉन। फादर जॉर्जी गपॉन वाज अ प्रीस्ट। वो एक मास को लीड करते हैं फॉर अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, एक बहुत ही शांत तरीके से प्रदर्शन के लिए,
विंटर पैलेस के सामने धरना रखते हैं फादर गैपोन, विंटर पैलेस विच इज फाउंड इन सेंट पीटर्सबर्ग, विच इज इन द सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। व्हाट हैपेंड देयर कि वहां पे जार तो अपने विंटर पैलेस में मौजूद था नहीं, साथ ही साथ दे वर मेट बाय 2000 जार के सोल्जर्स। तो जो भीड़ थी उसे केवल आर्मी दिखती है, और आर्मी जो होती है वो उनपे सीधा गोली चलाने लगती है, जिसमें सैकड़ों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें मरी। एंड बिकॉज दिस ऑल इंसिडेंट happened on January 22, which was Sunday, that's why it is known as the bloody Sunday. Okay, now इसका आफ्टर मैथ क्या होता है, कि इसका असर क्या पड़ता है रसिया के उस समय के हिस्ट्री पे, उस समय के सोसाइटी पे। तो रिवॉल्ट शुरू हो जाता है रसिया में, एक सीरीज ऑफ रिवॉल्ट शुरू होता है जिसे हम कहते हैं 1905 का रिवॉल्ट। सबसे पहले हमें देखने मिलता है ये चीज बैटलशिप पोतेमकिन में, जो कि बाद में जाके जिसके नाम से एक मूवी भी बनती है बहुत फेमस, उसका नाम भी होता है बैटलशिप पोतेमकिन। तो बैटलशिप पोतेमकिन पे सोल्जर्स की म्यूटिनी हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सारे स्ट्राइक कर देते हैं। जो रेलवे कर्मचारी हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। एंड नाउ एवरीबडी वाज डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, सबको कॉन्स्टिट्यूशन ही चाहिए था। अब जार को इससे खतरा महसूस होता है कि अब अगर मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो ये लोग मुझे गद्दी से हटा फेंकेंगे। तो उसके तहत वो अक्टूबर मैनिफेस्टो नाम का एक ड्राफ्ट लेकर आता है, जिसमें बेसिक सिविल राइट्स की बात होती है कि हम ये बेसिक सिविल राइट्स विल बी प्रोवाइडिंग टू आवर सिटीजन्स। उसके अलावा डूमा को सेटअप करने की बात होती है। डूमा विच वाज द लोअर बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसे सेटअप करा जाता है 1905 में, 1905 1906 के बीच में। और यहाँ से 11 साल तक डूमा चलती है, जिसमें 4 बार उसके लीडर्स चेंज होते हैं, 4 बार उसका इलेक्शन होता है। सो प्लीज रिमेंबर कि द डूमा वाज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट स्टेड फॉर 11 years and 4 terms। ओके, जो थर्ड डूमा है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां से लेनिन को एग्जाइल में भेज दिया जाता है। एग्जाइल वाज समथिंग कि जब गवर्नमेंट आपको पसंद नहीं करती थी तो वो आपको या तो देश निकाला दे देती थी, या देश के विदिन ही ऐसे कोने पे भेज देती थी जहां से लौटना मुश्किल होता था, जहां का लिविंग कंडीशन बहुत खराब होता था। वी नो कि रसिया में एक साइबेरिया नाम की जगह भी पाई जाती है, जहां पे -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में भेजना was something which was very disastrous for the people at during that time। तो लेनिन को एग्जाइल हो जाता है, वो साइबेरिया भेज दिया जाता है, वहां बैठकर वो प्रावदा न्यूज़पेपर का एडिटर बन जाता है। अगेन प्रावदा वाज अ माउथपीस फॉर द आरएसडीएलपी। आरएसडीएलपी को केस आरएसडीएलपी बोल्शेविक्स के सपोर्ट में ही लिखता था प्रावदा भी, ऑब्वियसली लेनिन बीइंग द एडिटर। Now coming to the First World War and the Revolution of 1917। So we know कि First World War में जो सेंट्रल पावर्स थे वो थे हमारे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड द ऑटोमन एम्पायर। जो अलाइड पावर्स थे वो थे आपके फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, इटली एंड रोमानिया। Now रसिया was there only till 1917। तो ऐसा क्या होता है 1917 में कि रसिया वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ कर लेता है। सो सबसे पहले तो कि जो बुर्जुआ क्लास है, जो अपर क्लास था रशियन सोसाइटी का, उसे बहुत अच्छा लगता है कि रसिया इज गोइंग इनटू द वॉर, द वर्ल्ड वॉर। और साथ ही साथ उन्हें ये लगता है कि इससे एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगेगा लोगों में। बट लोग उस समय रिवॉल्यूशन चाहते थे, उस समय अपना हक चाहते थे, और उस हक के लिए वो लड़ रहे थे। सो जो कॉमन मास था, जो आपका वर्किंग क्लास था, वो इम्पीरियलिस्ट नेचर ऑफ द वॉर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर देता है, स्ट्राइक कर देता है देश भर में। और तब 1917 को होता ये है कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, जार को हटा के एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की जाती है।
जिसके मेंबर्स होते हैं आपके elite liberal nobles, civic minded businessmen and prominent members of the professions of the higher strata of life। जो ऊपरी क्लास था उसके मेंबर्स जार को हटा देते हैं फरवरी 1917 में और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप कर लेते हैं, जिसको बाद में मेंशेविक्स और सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के लोग, जो दो और पार्टी थी अपार्ट फ्रॉम बोल्शेविक्स, वो ज्वाइन कर लेती हैं। नाउ यहाँ से लेनिन की शुरुआत होगी। अब लेनिन कंपैरेटिवली उसे अच्छा कहा जा सकता है इन कंपैरिजन टू स्टालिन, बट व्हाट ही डिड कि रशियंस वर डिमांडिंग अ डेमोक्रेसी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी, आरएसडीएलपी, लेबर पार्टी। सो उसमें एक डेमोक्रेटिक नाम का शब्द था, उन्हें डेमोक्रेसी के थ्रू चाहिए था। तो 1917 के नवंबर में ये होता है कि अब लेनिन वाज वेरी क्लियर कि नहीं, गवर्नमेंट में ना मेंशेविक्स रहेंगे, ना तुम्हारे सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के लोग रहेंगे, ना कोई प्रोविजनल गवर्नमेंट रहेगा। द पावर विल ओनली बी इन द हैंड्स ऑफ द बोल्शेविक्स। सो एक दिन का इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन को नाम मात्र के लिए कराया जाता है और जो बोल्शेविक्स के रिवॉल्यूशनरीज होते हैं वो मेंशेविक्स और सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के मेंबर्स को, इन सब को बंधक बना लेते हैं, इंक्लूडिंग दी जार, एंड दे ओवरटेक द गवर्नमेंट। दैट इज नोन एज यो अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो 1917 में दो बार वॉर होता है, फेब में जब जार हटता है और 1 अक्टूबर में जब बोल्शेविक्स, मेंशेविक्स और सोशलिस्ट रिपब्लिक्स को हटाकर पावर में आ जाते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है कम्युनिस्ट रशिया की। इन हिज फेमस अप्रैल थीसिस जो लेनिन ने लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि बोल्शेविक मस्ट सीज द पावर, द होल पावर बिलोंग्स टू द बोल्शेविक क्लास। तो बोल्शेविक के अलावा कहीं और पावर नहीं होना चाहिए। काफी भड़काऊ भाषण था अप्रैल थीसिस लेनिन का, जिसमें वो बोलते हैं कि द ग्रेट अक्टूबर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन will mark the socialist regime in Russia। और जो कि होता भी है, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशिया में सोशलिस्ट रिजाइम, जो बाद में कम्युनिस्ट रिजाइम बन जाता है, उसकी शुरुआत हो जाती है। नाउ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि वर्ल्ड वॉर वन के समय होता यह है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राद कर दिया जाता है। ना वाई पेट्रोग्राद, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में जो सेंट है और बर्ग है, जो वर्ड है सेंट और बर्ग, दे वर टेकन फ्रॉम जर्मनी। उनका जो ओरिजिन है वो जर्मन ओरिजिन का वर्ड है। तो अब एंटी जर्मनी सेंटिमेंट्स लोगों के बीच में थे, तो उसी चीज को भुनाने के लिए जार चेंज द नेम फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू पेट्रोग्राद। ओके, तो जब पावर सीज कर बोल्शेविक्स, तो मार्च में दे आस्क्ड देयर अलाइज, जो रशिया के अलाइज थे वर्ल्ड वॉर वन में, कि आइदर स्टॉप द वॉर और रशिया इज गोइंग टू क्विट द वॉर। जहां पे आपका लेनिन का फेमस डिक्री ऑन पीस, जिसे हम बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। वहां पे साइन होता है आपका ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क, मार्च में साइन होता है, एंड इट सेड कि इमीडिएट विड्रॉवल फ्रॉम द वॉर ऑन रशियन पार्ट। ये होता है कि रशिया छोड़ देता है वर्ल्ड वॉर वन को और जर्मनी के साथ अपना एक सेपरेट पीस ट्रीटी साइन कर लेता है, और वेस्टर्न जो है दे कंटिन्यू टू फाइट। एंड इसी ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के बाद लेनिन बिकेम मच मोर पावरफुल, क्योंकि अब उसे वर्ल्ड वॉर वन में बाकी लोगों से खतरा नहीं था, अब उसे केवल अपने देश का आंतरिक स्थिति समझना था और उसे संभालना था। ना रशिया में इलेक्शन कराने का तो कोई इंटेंशन था नहीं लेनिन का। बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज दे केम इनटू पावर बाय फोर्स
and by violence. So एक दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीट रखी जाती है, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बंद कर दिया जाता है और बोल्शेविक्स जो है वो मेंशेविक्स और एसआर्स को, एसआर्स बोले तो सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये अदर मेंबर्स, द अदर पार्टी मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम मेंशेविक एंड बोल्शेविक, इन लोगों को वो बंधक बना लेते हैं एंड दे वेर एक्साइल्ड, सबको एक्साइल कर दिया जाता है। एक्साइल कर दिया जाता है, देश निकाला दे दिया जाता है या फिर देश के ही अंदर किसी बहुत ही सुदूर कोने पे भेज दिया जाता है। नाउ रशिया वाज ग्रेजुअली एंटरिंग द सिविल वॉर। तो रशिया में जब सिविल वॉर चालू होता है तो कोई एग्जैक्ट डेट है नहीं, बट ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जून 1918 में हमें रशिया में सिविल वॉर देखने को मिलता है। सिविल वॉर कब होता है, व्हाट इज द सेंस ऑफ सिविल वॉर, कि जब देश के अंदर दो गुटों में, चार गुटों में लड़ाई हो तो उसे हम सिविल वॉर का नाम देते हैं। सिविल वॉर शुरू क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे देवर इन फेवर कि रशिया शुड कंटिन्यू इन द वर्ल्ड वॉर वन, बट द बोल्शेविक्स वो फैसला लेते हैं कि नहीं, क्योंकि अब पावर में बोल्शेविक्स थे, तो वो फैसला लेते हैं कि नहीं, रसिया तो रहेगा नहीं पावर में। ऑन है भाई माइक यार। और दूसरी चीज ये कि रसिया जिस चीज से भाग रहा था उसी में वापस आके फंस जाता है। रसिया को नहीं चाहिए था कि एक ही इंसान के हाथ में पावर रहे, जो कि जार के पास था सालों दर सालों से, सैकड़ों सालों से। और फिर से रसिया में वही चीज होती है, बोल्शेविक्स के नाम पे लेनिन के हाथ में ही सारी पावर चली जाती है। तो अगेन इट वाज अ वन लीडर रिजीम। तो नाम बदला मगर काम बिल्कुल नहीं बदलता है रसिया में। पहले भी एक ही राजा रूल कर रहा था जिसका नाम राजा था, जार नाम था जिसका। अभी भी एक ही आदमी रूल कर रहा है जिसका नाम बस लेनिन है, एंड ही इज द सो कॉल्ड लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी और द रसिया। बट ज्यादा कोई चेंजेस आते नहीं है लाइफस्टाइल में लोगों के, उनके सुधार में, जीवन शैली के सुधार में तो बिल्कुल कोई चेंज आता ही नहीं है लेनिन के आने से। ठीक है, तो अब होता यह है कि साथ ही साथ नाउ यू विल बी सीइंग कि जो तुम्हारा जार था, तो जार जो था उसे कैप्चर कर लिया गया था। तो जार को कैप्चर कर लिया गया था और बोल्शेविक्स को लगातार थ्रेट मिल रहा था मेंशेविक और सोशलिस्ट रिपब्लिक से, because obviously they also wanted to rule, they also wanted to set up democracy in Russia. So अब इस चीज को देखते हुए लेनिन सोचता है कि अगर अब मैंने जार को जिंदा छोड़ा तो इन्हें एक आदमी मिल जाएगा जिसको इन लोग सिंबल ऑफ रसिया बना देंगे और उसके तहत रिवॉल्यूशन करा सकते हैं रसिया में। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ जार एंड हिज फैमिली। जार और उसके फैमिली को मार दिया जाता है लेनिन के ऑर्डर पे, और उनकी जो बॉडीज होती हैं वो जला दी जाती हैं। ठीक है, गुड इनफ। नाउ coming to चेका। so चेका, अब how we are going to deal ki, obviously we are not going to read the whole history of Russia because obviously that is not going to pay you guys in a larger sense. So what were the important things which happened during the regime of Lenin? So सबसे पहले चेका का फॉर्मेशन होता है। चेका was the secret police formed by Vladimir Lenin। सीक्रेट पुलिस थी जो बाद में चल के केजीबी बनती है और फिर सीक्रेट पुलिस ऑफ रसिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी का डिसेंडेंट रहा है बाकी सीक्रेट एजेंसी रसिया में। द फर्स्ट वाज द चेका। अब चेका का काम क्या था? तो चेका का काम था कि एनिमी ऑफ द स्टेट को ढूंढना और मार देना। डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स थे उन्हें लेनिन के द्वारा। उसमें अब तुम्हारे एनिमीज ऑफ द स्टेट कौन थे? एनिमीज ऑफ द स्टेट इज अ वेरी लार्ज टर्म, कि जो देश के खिलाफ, जिसे हम ट्रेटर बोलते हैं, गद्दार बोलते हैं, बट नहीं, गद्दार बोल्शेविक्स के लिए थे मेंशेविक्स, सोशलिस्ट रिपब्लिक
एंड एवरीबडी हु वाज अगेंस्ट द बोल्शेविक्स उसे चेका मार सकता था। अगर उसे पाता कि थोड़ी सी भी गतिविधि में लिप्त है एंटी बोल्शेविक मूवमेंट के, तो चेका को ओपन हैंड था कि मार दो। एंड दिस केम टू बी नोन एज द रेड टेरर। लाल आतंक की शुरुआत यहीं से होती है रशियन हिस्ट्री में और वर्ल्ड हिस्ट्री में। बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग जो एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं वो इसी जगह से करते हैं। इवन स्टालिन जब आएगा तो उसने जो भी पॉलिसीज फॉलो की वो लेनिन की ही पॉलिसीज थी, बस लेनिन उसे छोटे स्केल पे फॉलो करता था। एंड स्टालिन बीइंग अ पैरानोइया, वो उसे अलग लेवल पे फॉलो करने लगा, बहुत ही हाई लेवल पे फॉलो करने लगा चेका को। हालांकि स्टालिन ने बंद कर दिया, लेनिन ने बंद कर दिया 1922 में। ठीक है। उसके बाद यू मस्ट नो द टर्म वॉर कम्युनिज्म। तो वॉर कम्युनिज्म क्या है? तो ऑब्वियसली सोशलिस्ट देश का सपना देख रही थी बोल्शेविक की सरकार। तो अब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम गोज हैंड इन हैंड विद द मिलिट्री। कि इकोनॉमी, पॉलिटी और मिलिट्री अगर जब साथ में चलती है एंड एवरी डिसीजन इज टेकिंग कीपिंग इन माइंड द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द मिलिट्री, देन इट इज नोन एज द वॉर कम्युनिज्म। वॉर कम्युनिज्म में होता ये था कि पहले तो नेशनलाइजेशन होती थी इंडस्ट्रीज की। लेनिन ने सारी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज करने की बात की और उसने नेशनलाइज किया भी। और हाँ, फिर फॉरेन ट्रेड पे बैन लगा देता है लेनिन तुम्हारा। ओके। एंड प्राइवेट जो भी आपका ट्रेड था या एंटरप्राइज था उसे बंद करने का ऑर्डर हो जाता है। नाउ फोर्स्ड लेबर वाज आल्सो coming into the scene with the help of Cheka for the construction of transport. So what is the forced labor? Forced labor की जब आपको इच्छा नहीं है बट स्टेट के सीक्रेट पुलिस और मिलिट्री के कहने पे उनके फोर्स से आपसे जबरदस्ती काम कराया जाए। ये कहना क्यों जरूरी है फोर्स लेबर? क्योंकि अगेन अभी मैंने बोला कि लेनिन की लेनिन का एक आइडिया था जो कि स्टालिन ने मास लेवल पे फॉलो किया। तो यही फोर्स्ड लेबर कैंप आगे चल को गुलाग में कन्वर्ट हो जाता है ना। उसके अलावा क्या था कि मिलिट्री स्टाइल कंट्रोल ऑफ द रेलवेज। सो एवरीथिंग वाज गोइंग with the polity and military keeping both in mind, and that came to be known as the war communism. ना उसके बाद जो अगली टर्मिनोलॉजी हमें मिलती है लेनिन के हिस्सा में वो होती है कुलाक्स एंड नेपमेन। नाउ कुलाक्स कौन थे? तो कुलाक्स हम कहते हैं वेल्दी एंड प्रोस्पेरस पीजेंट्स, अमीर किसान लोग जो संपन्न थे अपने घर से, हु कैन डू प्राइवेट फार्मिंग अपने लैंड पे, उन्हें हमने कुलाक्स बोलते हैं। नाउ लेनिन कंसिडर्ड देम एज एनिमी। वो उसे दुश्मन मानता था। क्यों? क्योंकि उसका मानना ये था कि कुलाक्स आर नॉट कीपिंग द सोशलिस्ट व्यू इन माइंड एंड आर नॉट डूइंग देयर बिट फॉर द सोशलिस्ट रिजाइम। वो सोशलिज्म को लाने के लिए अपना रोल प्ले नहीं करते, बस क्योंकि उनके पास जमीन ज्यादा थी तो वो अपना अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे। एंड वो चीज चुभ रही थी लेनिन को कि जब सोशलिस्ट रिजाइम है तो फिर मैं इसकी जमीन छीन के सब में बांट दूंगा। बट क्योंकि कुलाक्स के पास बहुत जमीन थी और वो ऐसा भी कर नहीं पा रहा था तत्काल प्रभाव से, तो दैट्स व्हाई कुलाक्स उसके लिए एक खतरा थे। और नेपमैन जो थे, तो नेपमैन एक टर्म आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से जो प्राइवेट ट्रेडर्स बेनिफिट होते हैं वो उन्हें नेपमैन कहा जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी व्लादिमीर लेनिन लाए थे 1921 में। इस चीज को ध्यान में रखते हुए लाया गया था कि अब लेनिन ने देखा कि 18 से 21 तक हमने बहुत वायलेंस किया एंड इट इज नॉट पेइंग। रसिया की तरक्की नहीं हो रही है, हमारा जो सपना है सोशलिस्ट रिजाइम को लाने का, रसिया में कम्युनिस्ट स्टेट को स्टैब्लिश करने का, वो पूरा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज द पॉलिसी एंड वी विल कम विथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो उसमें था क्या?
उसमें नेशनलाइजेशन था कि जो भी बिग इंडस्ट्रीज हैं रसिया की, वेदर इट बी इलेक्ट्रिसिटी और द रेल रोड्स, उसे नेशनलाइज कर दिया जाएगा, मीनिंग कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगी। नाउ जो क्रॉप होता था, जो फसल होती थी, वो पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी थी बोल्शेविक से 18 से 21 के बीच में वो हड़प लेती थी किसानों से, तो किसानों को उनका ड्यू नहीं मिल रहा था। एंड ऑब्वियसली क्योंकि बोल्शेविक्स आए ही पावर में इस नाम से थे कि नहीं, हम तो किसानों के लिए और जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, जो आम आदमी है, उसके लिए बहुत सोचते हैं। वो कहता है कि नहीं, अब हम फसल छीनेंगे नहीं और हम उसे टैक्स के रूप में तब्दील कर देंगे। एवरी फार्मर विल नीड टू गिव टैक्स टू द गवर्नमेंट, टू द स्टेट। और जो प्राइवेट ट्रेड पहले लेनिन ने बैन कर रखा था, उसे लीगलाइज कर दिया जाता है। और यहीं से आते हैं तुम्हारे नेपमैन, कि नेपमैन जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेट ट्रेडर्स बेनिफिट हुए, क्योंकि जो प्राइवेट ट्रेड था वो लीगलाइज हो गया था, तो उसे ही नेपमैन कहा गया। नाउ लेनिन के साथ एक अच्छी बात ये रही इन कंपैरिजन टू स्टालिन, कि लेनिन को अपने आखिरी दिनों में अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि हम निकले थे रसिया को सोशलिस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम बनाने, और हम इसे कैपिटलिस्ट अप्रोच के साथ चला रहे हैं, जिसमें हम कोई चेंज नहीं ला पाए हैं इन दी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। तो उनकी स्थिति सही करने के लिए तो हम कुछ नहीं कर पाए अभी तक। और साथ ही साथ जो जोसेफ स्टालिन थे, जोसेफ स्टालिन नाम का एक आदमी रसिया में आता है, ही वाज बिग बोल्शेविक लीडर। वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट होता है 1923 में। नाउ लेनिन डाइड इन 1924, तो 23 और 24 के बीच में लेनिन को एहसास होता है कि स्टालिन जो है वो बहुत ज्यादा पावर एक्यूमुलेट कर रहा है अपने हाथों में, बहुत ज्यादा पावर ले रहा है। एंड ही इज डूइंग नॉट बिकॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ रसिया एंड द रशियंस, बट टू बेनिफिट हिमसेल्फ। वो अपने फायदे के लिए ही ये पूरी चीज कर रहा है। और जो रवैया और रंग ढंग देखा है लेनिन ने स्टालिन का, तो ही रोट अ टेस्टामेंट, टेस्टामेंट कहा गया, 22 में लिखते हैं लेनिन। उसमें वो लिखते हैं, वो अपने सारे पॉसिबल सक्सेसर्स का नाम लिखते हैं कि कौन कौन पॉसिबल सक्सेसर्स हो सकते हैं मेरे बाद, बिकॉज उन्हें पहला हार्ट स्ट्रोक आ चुका था, जिसमें ट्रॉट्स्की का उन्हें सपोर्ट भी था। उन्हें लगता था कि लियोन ट्रॉट्स्की नाम का जो लीडर है वो मेरा सही उत्तराधिकारी हो सकता है, नो डाउट। तो और जो सबसे बड़ी चीज थी जो उन्होंने लिखी थी, इट वाज द पोस्ट स्क्रिप्ट टू द टेस्टामेंट, जहां पे उन्होंने कहा था कि स्टालिन को जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट से हटा दिया जाए। बट ट्रॉट्स्की ने कभी भी लेनिन के मरने के बाद 1924 में जब लेनिन मरता है, तो इस टेस्टामेंट का जिक्र नहीं होता है। ये टेस्टामेंट एक बार जिक्र होता है आरएसडीएलपी के सामने, उसके बाद इस चीज पे जिक्र नहीं होता है। और ट्रॉट्स्की नेवर वांटेड टू कम इनटू द पावर बिकॉज ऑफ अननोन रीजंस, ऑब्वियसली। सो स्टालिन को अपोजिशन नहीं मिलती है, और 1929 में जाके जोसेफ स्टालिन बिकम्स द हेड ऑफ द यूएसएसआर का हेड बन जाता है आपका जोसेफ स्टालिन। नाउ यहाँ से शुरुआत होती है वन ऑफ द मोस्ट मर्डरस रिजाइम की इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इससे ज्यादा खूनी शासनकाल शायद ही देखने को मिले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में, अगर आप माओ की बात छोड़ दो तो। इवन हिटलर वाज लेस देन स्टालिन। स्टालिन ने अपने लोगों के साथ जितना बुरा किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उतना शायद ही किसी ने बुरा नहीं किया। इवन हिस्टोरियंस कहते हैं, आई हैव रिटन इट आल्सो, कि दो ही सबसे खतरनाक पीरियड देखता है रसिया अपने पूरे हिस्ट्री में। वन वाज द मंगोल इन्वेजन और उसके बाद की स्थिति, एंड द सेकंड वाज कि स्टालिन का जो रिजाइम था, विच
started from 29 and went till 1954, जहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ जाता है रसिया में, एक ऑटोक्रेटिक रूल जिससे निकले थे वो, जार से निकल के आप जार में ही फंस गए। बस जार चेंज हो गया, जो रूलर आया वो जार के तरह ही बिहेव कर रहा था अभी भी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1929 से ही जब यूनियन का डिसोल्यूशन होता है, तो जो होल्डर ऑफ द ऑफिस होगा, यानी कि जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑफिस होगा, वही ऑटोमेटिकली रूलर भी था सोवियत यूनियन का। वन हु विल अज्यूम द ऑफिस, जो जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट लेगा, ही विल बी द रूलर ऑफ द सोवियत यूनियन। सो क्या क्या स्टालिन के सो कॉल्ड अचीवमेंट्स रहते हैं जिसके तहत इतनी बर्बादी देखनी पड़ती है सोवियत रसिया को। तो फर्स्ट वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान अडॉप्ट करता है। नाउ स्टालिन को क्या चाहिए था? स्टालिन को चाहिए था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड प्रोग्रेस इन द एग्रीकल्चर, एंड ही वांटेड टू compete with the वेस्ट। वेस्ट से compete करने के लालच में उसे हर कुछ जल्दबाजी में चाहिए था। इसके तहत आता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसमें आपका आइडिया था कि सोशलिज्म को वापस से सेटअप किया जाए, जो पाथ से भटक गया है, एंड बिकमिंग मोर कैपिटलिस्ट इन नेचर। उसके अलावा रसिया को मेजर इंडस्ट्रियल पावर बनाने का सपना देखा जाता है, और कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता यह है कि जो सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, ऑब्वियसली ए वो नेशनलाइज हो जाएंगे, बी कि उनमें जो काम होगा वो फोर्स्ड लेबर के द्वारा होगा। फोर्स्ड लेबर का कॉन्सेप्ट लेनिन ने दिया था, उसके बारे में जिक्र होगा। और पीपल विलिंगली और अनविलिंगली, चाहते ना चाहते हुए भी उन्हें लगातार काम करना पड़ेगा। और इससे रॉ मटेरियल्स की बर्बादी तो सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज रसिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, बट उसके पास स्किल नहीं था उस समय कि वो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर ले। अगर ग्रेजुअली करता तो हो सकता था, बट क्योंकि स्टालिन को बहुत जल्द चाहिए था और स्किल्ड लेबर्स नहीं थे, स्किल्ड साइंटिस्ट नहीं थे उस फील्ड में, तो एक रॉ मटेरियल मंगा तो लेता है स्टालिन, बट वो बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा, फोर्स्ड लेबर के तहत आपको उतना प्रोडक्टिविटी नहीं मिलता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिजास्टर्स इफेक्ट था, दैट वाज द कलेक्टिवाइजेशन, जिसे हम डीकुलाकाइजेशन भी कहते हैं। कुलाक से आया है वर्ड, कुलाक अभी हमने ऊपर पढ़ा, रिच पीजेंट्स। तो रिच पीजेंट्स को एलिमिनेट करना वाज द प्रोसेस नोन एज कलेक्टिवाइजेशन। होता ये था कि जो भी बड़ी जमीन है, तो रशियन गवर्नमेंट वांटेड कि एक ही जगह खेती हो, जबरदस्ती खेती करे पीजेंट्स, उनके पास अपनी जमीन नहीं हो, और वो सारी खेती का फसल और क्रॉप, सॉरी फसल, वो सारा चाहे आपके स्टेट के हाथों में। और यहीं पे आता है टर्म कलखोज और सबखोज। यहाँ आप देख सकते हैं कलखोज और सबखोज। कलखोज और सबखोज दोनों आपके प्राइवेट स्टेट ओन लैंड थे, स्टेट जिसे कंट्रोल करता था। सो सबखोज जो है दैट वाज बिगर देन कलखोज। दोनों का नेचर सेम था कि दोनों स्टेट के द्वारा ही ओन किए जाएंगे। जस्ट इट वाज कि सबखोज जो है वो बड़ी जमीन होती थी, और कलखोज जो होता था वो छोटे छोटे कलेक्टिव लैंड्स होते थे। तो कलेक्टिवाइजेशन में भी आपके फोर्स्ड लेबर का ही काम आ रहा था, बिकॉज किसानों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही थी, ना उन्हें खाने के लिए मिल रहा था, ना उनके क्रॉप्स के लिए उन्हें पैसा मिल रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग टू द स्टेट। सो वो बस बिना मतलब का मेहनत किए जा रहे थे, दैट्स इट। और इसी फोर्स्ड लेबर से काम कराने के लिए इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल एज इन द कलेक्टिवाइजेशन गुलाग कैंप्स का निर्माण होता है। गुलाग कैंप्स, लेबर कैंप्स, जिसको बाद में गुलाग नाम दिया स्टालिन के समय। तो ये रसिया में हर जगह मौजूद थे, इन मॉस्को, इन सेंट पीटर्सबर्ग, इन साइबेरिया, एवरीवेयर। और ये लेबर कैंप्स थे। यहाँ लोगों का लिविंग कंडीशन कतई बुरा था। मतलब इतना बुरा कहा जाता है कि
स्टालिन ने अपने रिजीम में डायरेक्टली लोगों को मारा और इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली मिला के लगभग 15 मिलियन लोग मरे थे बिकॉज ऑफ दीज गुलाग लेबर कैंप्स। क्योंकि वहां जबरदस्ती काम कराने का मतलब ये नहीं है कि 2 हंटर मार लिया और काम करा लिया। अगर काम नहीं कर रहा है तो द डायरेक्ट ऑर्डर्स वेयर कि उसे मार दो, किल हिम। तो और ये आपके सीक्रेट पुलिस के पास ऑब्वियसली पावर थी, तो जिसके तहत दिस एग्जीक्यूशन वाज गोइंग ऑन। और स्टालिन को कभी भी किसी से भी खतरा लगता था, the one aim was and the one order was kill him. That's it. So in Gulag camps में that's why I've written also कि it was not only a massive moral crime but a major economic failure. Major economic moral crime तो था ही गुलाग, obviously मारना is no morality, बट मेजर इकोनॉमिक फेलियर क्यों बोला गया? क्योंकि इतने लोगों को लेबर कैंप में रखने के लिए भी पैसा लगता है, खिलाने के लिए पैसा नहीं लगता उन्हें, खाना तो शायद ही मिलता होगा, बट वो भाग ना जाए इस चीज को सिक्योर करने के लिए भी कैपिटल लगता है। और इसमें इन्वेस्ट कर रहा था रसिया बजाय कि अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में या अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करने की बजाय। नाउ one of the most terrorized theory and the terrorized era which came during the Stalin period was the era from the year from 1936 to 1938. That was the Great Purge. Great Purge और Great Terror जिसे हम कहते हैं सोवियत यूनियन में, उसमें होता ये है कि स्टालिन अपने आप को लेनिन का बहुत कट्टर सपोर्टर दिखा रहा है एंड वो ये रहा है इन रिटर्न कि उसे लग रहा है कि जो भी उसके खिलाफ साजिश कर रहा है उसका पब्लिक ट्रायल हो रहा है, पब्लिक ट्रायल, पब्लिकली उसे मार दिया जा रहा है। तो इसी के तहत 3 ट्रायल होते हैं बिटवीन 1936 टू 1938, जहां पे मॉस्को में होते हैं ये ट्रायल, और यहाँ पे पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता है ऑल दोज लीडर्स ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी के ही उन सारे लीडर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है जो लेनिन के समय उसके पॉलिट ब्यूरो, उसके मंत्री परिषद का हिस्सा थे। बट क्योंकि स्टालिन को लगता था कि लेनिन के सपोर्टर्स उसे सपोर्ट नहीं करते, आर अगेंस्ट हिम, सो द ओनली सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ देम, उनसे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, मार दो। So and this all was done with the help of NKVD, that was the People's Commissariat of Internal Affairs. ठीक है। और ट्रॉट्स्की, अभी लेनिन के समय जिक्र हुआ था कि लेनिन अपना उत्तराधिकारी लियोन ट्रॉट्स्की को मानता था कहीं ना कहीं, और उसे स्टालिन मार नहीं पा रहा था क्योंकि वो एग्जाइल में था मेक्सिको में। सो ही सेंट अ सीक्रेट एजेंट टू मेक्सिको and there that secret agent shot even Leon Trotsky. now एक रफ फिगर दिया हुआ है कि ग्रेट टेरर that is 1936, 37 and 38 के बीच में लगभग 9 लाख लोगों को पब्लिकली गोली मारी गई थी and 30 lakhs of them were sent to the labor camps. यानी कि गुलाग लेबर कैंप का नाम था। ठीक है। After that, Russia entered the World War II. रसिया World War II का हिस्सा बनता है। Now, how it became, तो एक ट्रीटी साइन होती है, जर्मनी को चाहिए था पोलैंड, जर्मनी पोलैंड पे अटैक करता है। ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो कहते हैं कि नहीं, वी विल डिफेंड पोलैंड। नाउ एक पैक्ट साइन होता है, नाजी सोवियत पैक्ट, रसिया और जर्मनी के बीच में, जिसके बीच में प्रॉमिस होता है कि दे विल नॉट इंटरफेयर ईच अदर, दे विल नॉट अटैक ईच अदर, और पोलैंड जो होगा वो डिविडेंड का काम करेगा उनके और यूरोप के बीच में। ठीक है। सो नाउ
जर्मनी फर्स्ट अटैक पोलैंड, वहां से वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत होती है और उसके बाद वो अपना कॉन्क्वेस्ट शुरू करता है। नाउ स्टालिन को 1939 में टिप मिलती है कि जर्मनी इज गोइंग टू अटैक ऑन रशिया टू एंड इट इज गोइंग टू ब्रेक द ट्रीटी। वो जो पैक्ट है नाजी सोवियत पैक्ट, उसे डिसरप्ट कर रहा है हिटलर, बट स्टालिन उस चीज पे भरोसा नहीं करता है एंड दैट्स व्हाई सोवियत रशिया वाज अनप्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड वॉर टू और जर्मनी उस पर हमला कर देता है। नाउ व्हाट वाज हिटलर्स प्लान? हिटलर्स एम्बिशन वाज टू रूल द वर्ल्ड, ठीक है, और उसका प्लान ये था कि सोवियत रशिया पे कैप्चर करने के बाद वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की ओर बढ़ जाएगा। दिस इज नोन एज हिटलर्स ओरिएंट प्लान, जिसमें वो पूरे विश्व का राजा बनना चाह रहा है, रूलर बनना चाह रहा है। ना नाजी जर्मनी जो है, उसे पूरा विश्वास था कि वी विल डिफीट यूएसएसआर, एक क्योंकि वो तैयार नहीं था, दूसरा क्योंकि उसी ने पहल की थी और वो द नाजी जर्मनी वाज आल्सो सीइंग कि व्हाट स्टालिन वाज डूइंग टू हिज नेशन, स्टालिन क्या बर्बादी ला रहा था अपने देश में, तो उसे भी पता था कि मिलिट्री बहुत वीक है सोवियत रशिया की। सो ही वाज क्लियर कि वी आर गोइंग टू विन यूएसएसआर, हम यूएसएसआर जीतने वाले हैं। और इसीलिए एक डायरेक्टिव नंबर 32 लाता है हिटलर। इट वाज अ वॉर प्लान कि अगर जीत गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो बहुत सारे डायरेक्टिव्स लाए थे, तो यूएसएसआर के केस में डायरेक्टिव नंबर 32 लाया था हिटलर। नाउ 1941 में जब यूएसएसआर एंटर करता है तो इसे बोला जाता है द ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर। रसिया में वर्ल्ड वॉर टू को द ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर बोला जाता है, ठीक है। उस समय रसिया की मदद के लिए आता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो विंस्टन चर्चिल जो थे ब्रिटिश पीएम ब्रिटेन के, वो उसे ग्रैंड अलायंस बोलते। ग्रैंड अलायंस सिंपली इज यूएसए प्लस यूके प्लस यूएसएसआर, दैट वाज नोन एज द ग्रैंड अलायंस। नाउ एक चीज आपको याद रखनी होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा कि बैटल ऑफ कोर्स को ग्रेटेस्ट टैंक बैटल इन हिस्ट्री बोला जाता है। इट टुक प्लेस इन 1943 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। ऑल्सो जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है तो लगभग 27 मिलियन सोवियत सिटीजन्स वर डेड एंड दैट वाज बोथ बिकॉज ऑफ स्टालिन एंड बिकॉज ऑफ हिटलर। ऑल्सो एक डेटा ये है कि एट वॉर्स एंड ओनली 38% ऑफ दैट एज ग्रुप स्टिल अलाइव वर मेल। केवल 38% मर्द बचे थे रसिया में आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। और एक डेटा ये भी है कि जितने सोल्जर्स जर्मनी हिटलर ने रसिया के सोल्जर्स को नहीं मारा था, उससे ज्यादा सोल्जर्स की हत्या स्टालिन ने खुद की थी, सोवियत सोल्जर्स की, अपने सोल्जर्स की। सो उसके बाद क्या होता है? तो वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है। नाउ रसिया विंस, यूएसएसआर ऑब्वियसली विंस, द अलाइज विन द वर्ल्ड वॉर टू। उसके बाद एक क्रैश प्रोग्राम शुरू करता है स्टालिन टू मेक एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब क्योंकि कोल्ड वॉर का शुरुआत हो रहा है वहां से। तो दैट वाज की न्यूक्लियर रेस और स्पेस रेस की जब हम बात करते हैं कोल्ड वॉर में, तो वो देखने को मिलेगा। तो एटॉमिक बम के लिए क्रैश प्रोग्राम शुरू कर देता है स्टालिन। इसके अलावा जिसे हम बोलते हैं ज़दानोवशिना, ज़दानोवशिना था एंटी सेमिटिक कैंपेन था, एंटी ज्यूइश कैंपेन था, जिसके तहत 48 और 53 के बीच सोवियत यूनियन में रह रहे ज्यूइश कम्युनिटी की हत्या की जाती है स्टालिन के कहने पे। इट इज आल्सो नोन एज द ब्लैक ईयर्स ऑफ सोवियत ज्यूरी, दैट इज 48 टू 53। 1953 में रसिया के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है, एक बहुत ही अच्छा न्यूज आता है एंड इट वाज वेरी फॉर्चुनेट फॉर रसिया। बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली था रसिया कि स्टालिन मर जाता है और रसिया के आने वाले लीडर्स के पास अब काम बचता है कि जिस गर्त में स्टालिन ले गया
यूएसएसआर, उससे बाहर निकालने का टास्क बचता है। और इसके तहत आपको 3 लीडर्स मिलेंगे इन द होल प्रोसेस ऑफ फ्रॉम 1954 टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। वहां उस पे जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज आयरन कर्टेन। तो आयरन कर्टेन जो थे, जो भी नेशंस टू द ईस्ट ऑफ यूरोप, दैट इज द पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया एंड यूएसएसआर, इस इन सारे देशों को आयरन कर्टेन का पार्ट बोला जाता था। कि आयरन कर्टेन वाज द area, the virtual area which distinguished east from the west। और ईस्टर्न ब्लॉक के आपके जो पार्ट थे, जो मेंबर्स थे, वो दिया हुआ है आपका पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया एंड यूएसएसआर। ओके, नाउ स्टालिन तो चले गए, काम छोड़ के चले गए। जैसे कांग्रेस तो चली गई, यामी ने भेज दिया, बट इकोनॉमी को सुधारने का काम छोड़ के गई है, कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव was the first leader who talked about the cult of Stalin। उससे पहले जो भी रशिया में हो रहा था ड्यूरिंग द स्टालिन एरा, वो न्यूज बाहर जा ही नहीं पा रहा था। रीजन बीइंग क्योंकि प्रेस पे बैन था, लोग सारे गुलाग में मौजूद थे, और थोड़ा सा भी आइडिया भी लगता था तो क्योंकि मार दिया जाता था स्टालिन के द्वारा। सो जब निकिता क्रुश्चेव आते हैं तो प्रोसेस ऑफ डी स्टैलिनाइजेशन शुरू करते हैं। डी स्टैलिनाइजेशन के तहत वो सबसे पहले लाइट में लाते हैं, पब्लिक फोरम पे लाते हैं स्टालिन का एरा, एंड ही ओपनली क्रिटिसाइज्ड स्टालिन इन फ्रंट ऑफ द बोल्शेविक पार्टी कांग्रेस। ठीक है, इसे हम लोग क्रुश्चेव का थॉ भी बोलते हैं। होता इसमें यह है कि अपार्ट फ्रॉम डी स्टैलिनाइजेशन, वो रिजाइन भी थोड़ा ईज करते हैं, जो कंट्रोल होता है, जो काफी टाइट कंट्रोल किया गया था सोवियत पीपल को उस समय, तो वो उन्हें देते हैं, तो सेंसरशिप हटा दी जाती है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ज्यादा नहीं रहते लोगों पे, एंड दे वेर इन अ वे अलाउड टू लीड अ लाइफ विथ फ्रीडम, जिसके तहत उनका थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। इसके अलावा क्रुश्चेव बात करते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की। द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज द टर्मिनोलॉजी व्हिच इज यूज्ड इन रेफरेंस टू यूएसए एंड यूएसएसआर, जहां पे यूएसएसआर डिसाइडेड कि they will not go in direct war or direct confrontation with USA, but obviously Cold War was existing there, and the space race and the nuclear race was obviously there। उसके बाद इन्हीं के टर्म में क्रुश्चेव के ही एरा में बोरिस पास्तरनाक को नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर के लिए, जो उन्हें स्वीकार नहीं करने दिया जाता है बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड अ होस्टाइल पॉलिटिकल एक्ट। जिसे काफी गलत माना जा रहा था कि यू कांट टेक समथिंग फ्रॉम अ वेस्टर्न कंट्री, यू कांट रियली गेट योरसेल्फ ऑनर्ड, आप अपने आप को इज्जत नहीं प्रदान करवा सकते वेस्ट कंट्रीज से, बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। सो ऑब्वियसली बोरिस पास्तरनाक was prevented from accepting the Nobel Prize for Dr. Zhivago। काफी फेमस नॉवेल है ये। नाउ जिस स्पेस रेस की बात कर रहा था मैं, जो कोल्ड वॉर के समय हो रहा था, तो इट वाज अ रेस टू कम फर्स्ट, और स्पेस रेस ऑब्वियसली रसिया जीतता है। जब 1957 में वो स्पुतनिक 1 को लॉन्च करता है एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द स्पेस रेस। उसके बाद यूरी गगारिन जो है, he becomes the first man in space। Then Valentina Tereshkova, you will say, B से Tereshkova। So Valentina Tereshkova जो है, she was the first woman in space,
and Alexei Leonov completed the first space walk. So Russia came first in the space race, thanks all to the de-Stalinization process done by Khrushchev. Also, KGB was formed during Khrushchev era only. KGB is very famous. Putin has been a part of KGB, and KGB was dissolved in 1991. Now coming to the second leader, तो 64 में क्रुशेव का डेथ हो जाता है और उसके बाद ब्रेजनेव कम्स इनटू द पार्टी एज जनरल सेक्रेटरी. जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट लेके ब्रेजनेव जब आते हैं तो इस उनके पीरियड को, उनके रूल को एरा ऑफ स्टैग्नेशन बोला जाता है. एरा ऑफ स्टैग्नेशन यानी कि ठहराव का समय. तो ठहराव क्यों? क्योंकि ही नेवर डिड एनीथिंग फॉर रशिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, ना वो फार्मर्स के लिए ही सोच रहे थे, ना ही वो फैक्ट्रीज के लिए ही सोच रहे थे. एंड एवरीथिंग लेड टू अ होल केओस, जहाँ शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, कंज्यूमर फूड का सप्लाई रुक गया, इंडस्ट्रीज रुक गई बड़ी बड़ी, एंड द लिविंग स्टैंडर्ड ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली, जो कि आपका क्रुशेव के समय उठा था आफ्टर स्टैलिनाइजेशन. बट एक चीज जो ब्रेजनेव के एरा में जो आपसे पूछी जा सकती है, कि सोवियत यूनियन hosted the Summer Olympics in 1980, and after that Mikhail Gorbachev, now he was a very visionary leader, but he led to the collapse of USSR. Now, whether it was right or wrong, we can't really comment, but yes, it was definitely the need of the time to disintegrate and overthrow the communist regime from the USSR. So Gorbachev gave the world perestroika and glasnost. Perestroika और glasnost दो टर्म है. Perestroika का मतलब होता है restructuring. Restructuring meaning allowing private business ownership for the first time in decades. Private business ownership की बात हो रही है कि इतना बड़ा छूट दिया जा रहा है बिजनेस में कि you can privately own a business in USSR, क्योंकि वहां बैन लग चुका था. So he did to restructure the economy of Russia, क्योंकि एक स्टालिन का एरा झेलना पड़ा, एक ब्रेजनेव का एरा झेलना पड़ा. ब्रेजनेव का एरा दुखदाई या फिर वायलेंट नहीं था, बट इट वाज स्टैग्नेंट. तो क्रुशेव के समय जो लिविंग स्टैंडर्ड उठे थे वो वापस गिर गए थे. उसी को गोर्बाचेव हटाना चाह रहे थे पूरे स्टालिन के एरा से उठा के. तो उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट दिया और साथ ही साथ ग्लासनेस का कॉन्सेप्ट दिया, विच इज नोन एज ओपननेस. तो ग्लासनेस से हुआ ये कि 1923 से और से 1929 से 1985 तक जो कुछ भी वर्ल्ड फोरम में लोगों के सामने नहीं आया था कि रसिया में क्या हुआ इतने सालों तक, स्टालिन के एरा में क्या हुआ, कितने लोग मरे, कितने लेबर कैंप्स एस्टैब्लिश हुए, हाउ रसिया बिकेम सो पिछड़ा कि जब पूरा दुनिया आगे जा रहा है तो रसिया इज गोइंग बैक. और अभी भी इतना पीछे कैसे है इन टर्म ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. रसिया वाज अ वर्ल्ड पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, बट वो वर्ल्ड के लिए था, वो लोगों के लिए वर्ल्ड पावर नहीं था, अपने लोगों के लिए, बिकॉज उसके अपने लोगों की स्थिति बहुत दयनीय थी. तो कमिंग बैक की, सो ग्लासनेस के थ्रू प्रेस से बैन हट जाता है, राइटर्स वेर अलाउड टू रिटर्न टू द कंट्रीज वापस से, एंड एवरीथिंग वाज पुट इनटू द पब्लिक फोरम, एवरी डेटा. बट दैट कॉस्ट गोर्बाचेव से की गलती ही ग्लासनेस मानी जाती है कि ये नहीं कर दे तो शायद डिसइंटीग्रेशन नहीं होता. बट पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज्ड ऑब्वियसली. एंड ऑल्सो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन है कि ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन के पहले और आखिरी, आई एम सेइंग सोवियत यूनियन नॉट रसिया.
रसिया, रशियन फेडरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन स्टिल उसमें 15 कंट्रीज हैं. तो ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन. और वेस्ट के लिए ही वाज द मैन हु एंडेड द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर गोर्बाचेव की वजह से ही खत्म हुआ और इसी काम के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलता है 1990 में. इन 1991 बोरिस येल्सिन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. 1991 में ये होता है कि गोर्बाचेव वाज आउट ऑफ द कंट्री, तो एक मिलिट्री कूप किया जाता है उनपे, जिसे कूच कहते हैं हम, और उन्हें हटा दिया जाता है प्रेसिडेंट से और बोरिस येल्सिन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. फिर रशियन प्रेसिडेंट यानी कि येल्सिन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट और बेलारूस के प्रेसिडेंट, जो तीन बड़े स्टेट्स थे यूएसएसआर में, उनके प्रेसिडेंट आपस में मिलते हैं बेलोवेज फॉरेस्ट में, विच इज इन बेलारूस, एंड दिस इज कॉल्ड द बेलावेजा अकॉर्ड्स. और यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन की बात रख दी जाती है. एंड ऑब्वियसली इट वाज फोर्सफुल, क्योंकि कुछ जो आपके ईस्टर्न ब्लॉक्स थे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, दे वर नॉट रेडी टू लीव यूएसएसआर, बट फोर्सफुली हटा दिया जाता है उन्हें. एंड रसिया गॉट डिवाइडेड इनटू 15 सेपरेट कंट्रीज, जिसका नाम आपके ध्यान में होना चाहिए. दैट वेर द अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रसिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान. And that's how the communist regime thankfully ended and the Soviet Union got divided. Gaurav? हाँ भैया, हेलो, हाँ, बोल रहे हैं क्या? हो गया. एक बार वो खोल दो तो गौरव, स्क्रीन प्रेजेंट कर दो तो स्क्रीन आपका प्रेजेंट हो रहा है एक्चुअली. मुझे बंद करना पड़ेगा. हाँ, मैं क्या क्या ओपन कर वो दूं? खोल, नोबेल प्राइज विनर्स एक बार. पुराने वाले पीडीएफ से. पुराने वाले पीडीएफ में तो उससे कर दो, या फिर विकिपीडिया पे लिस्ट है वो एक बार खोल दो तो मैं समझा देता हूँ. ओके ओके, जस्ट मिनट. पीयूष भाई, आप स्क्रीन प्रेजेंट रोक दो, स्क्रीन शेयरिंग. प्रेजेंट. ओके. ओके, सो दिस इज द योर विकिपीडिया पेज. यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे नोबेल प्राइज विनर्स दिए हुए हैं, वो आर ऑफ रशियन ओरिजिन. बट साथ ही साथ आपको एक्सट्रीम राइट में दिख रहा है रशियन एम्पायर, सोवियत यूनियन. तो आपको रशियन एम्पायर और सोवियत यूनियन वालों को याद करना है,
ध्यान में रखना है, बिकॉज दे ओनली गॉट द नोबेल प्राइज रसिया के थ्रू, मतलब रसिया के होने की वजह से, बिकॉज फ्रांस में मिला था बुनीन को ऑब्वियसली, बट ही वाज एक्साइल्ड। तो ये टिपिकलिटी जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हु वाज एक्साइल्ड एंड हु वाज नॉट एक्साइल्ड। एक्साइल्ड एज इन की देश निकाला। तो पावलोव द फर्स्ट रशियन नोबेल लॉरेट, कोई दिक्कत नहीं आई, रशियन एम्पायर में ही उन्हें मिल गया नोबेल पीस प्राइज, किसी ने उन्हें रोका नहीं लेने से। उसके बाद बुनीन आता है, बुनीन को रोका जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो फ्रांस में थे, तो वो फ्रांस से रिसीव करते हैं, रसिया से रिसीव नहीं करते नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। फिर सिम्योनोव जो थे वो आपके नोबेल लॉरेट थे केमिस्ट्री से, वो सोवियत यूनियन से, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो दी फर्स्ट, जैसे फर्स्ट नोबेल लॉरेट, फर्स्ट रशियन नोबेल लॉरेट इन लिटरेचर, इन केमिस्ट्री, इन इकोनॉमिक्स, इन पीस। थोड़ा सा नीचे कर गौरव। कर कर कर। और उसके अलावा कि जब सोवियत यूनियन के बाद, हाँ बस बस बस, सोवियत यूनियन के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ रसिया आपको दिख रहा है जोरेस अल्फेरव के बीच में, तो ऑब्वियसली इसे सोवियत यूनियन के समय मिला, किसे रशियन अंपायर के समय मिला। रशियन अंपायर बोलने का अर्थ है 1917 से पहले जार के समय में किसी सोवियत यूनियन के समय मिला, मीनिंग 1919 टू 1991 के बीच में, और किसे रसिया में मिला एज इन 1991 के बाद। इतना सा आपको न्यूएंस ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। एक चारों ऑप्शन रसिया के आ गए, और क्वेश्चन में बस एक टिपिकलिटी है कि which who among them has received a Nobel Peace Prize during the Soviet Union या from Soviet Union। ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा कि कौन रशियन अंपायर का है उसमें, और कौन रसिया का है, और कौन सोवियत यूनियन। दैट्स इट। बाकी याद करना तो आपका काम है। ओके, डन, वी आर। इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपने पूरे कंट्रोल में ले लेगी इंडस्ट्रीज को, और वो पूरी तरह से गवर्नमेंट को आंसर करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी, एंड गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अगर उसका कोई प्राइवेट ओनर भी जिसने एस्टेब्लिश की होगी इंडस्ट्री, तो उसे हटा दिया जाएगा उसके पोस्ट से, एंड द इंडस्ट्री विल नाउ बी अंडर, डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। भैया मैंने चैट ओपन कर दिया है, अगर जिससे भी जो भी डाउट है अ, वो हु इज हियर? यस सर। आंसर करते जाओ थोड़ा सा। यस सर। स्टालिनग्राद वाज अ सिटी। वोल्गाग्राद को स्टालिनग्राद बोला जाता है। और जब रसिया won the World War II, to commemorate the victory को सेलिब्रेट करने के लिए वोल्गाग्राद का नाम स्टालिनग्राद कर दिया गया था। Yes, obviously you are going not going to read about Crimean crisis and Putin's age as in a class, but it will be part of the quiz. So quiz में हम लोग जो कंटेम्प्ररी रसिया है उसे कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी लिमिटेड और उसमें डेटा ज्यादा है, फैक्ट्स ज्यादा हैं, तो इट विल बी मच मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप डेटा, सो दैट वी विल कवर इन आवर series of tests which we take once or twice a week, huh?
केजीबी वाज द सीक्रेट पुलिस। जैसे इंडिया के पास आईबी और सीबीआई है, यूएसए के पास एफबीआई है, वैसे ही रशिया के पास केजीबी था। एंड केजीबी वाज वेरी पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ कोल्ड वॉर। ऑल्सो रसिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद सीआईएस कंट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट होता है। यूएसएसआर की जगह सीआईएस कंट्रीज एस्टेब्लिश होती हैं। दैट इज द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसका पार्ट बनता है हमारा रसिया, यूक्रेन और बेलारूस, एंड लेटर ज्वाइंड बाय द अदर कंट्रीज। यूएसएसआर में 15 कंट्रीज थी, लास्ट में नाम दिया हुआ है, और ये मटेरियल भी भेज दिया जाएगा। एक बार फिर से ब्लडी संडे बता दीजिए। ब्लडी संडे 1905 का जो रिवॉल्यूशन था उसका ईव माना जाता है, कि जब रसिया में प्रोटेस्ट चल रहा था फॉर बेटर लिविंग कंडीशन, एंड जब रसिया में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी जा रही थी जार से, तो फादर जॉर्जी पेपॉन के नेतृत्व में सारे सैकड़ों लोग विंटर पैलेस सेंट पीटर्सबर्ग में प्रदर्शन, पीसफुल प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहां उसे जार नहीं मिलता है, बट मिलती है उसकी सेना। और वो जो सेना होती है, वो जो आर्मी होती है जार की, दे ओपन फायर, वो गोली चलाना शुरू कर देती है, जिसमें सैकड़ों लोग मार दिए जाते हैं। और क्योंकि ये इवेंट संडे को हुआ था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्लडी संडे। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में होता ये है कि जब वर्ल्ड वॉर टू चलते रहता है, तो जर्मनी एंटर्ड रसिया फ्रॉम दी वेस्टर्न साइड, और वहां पे वो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, स्टालिनग्राड कैप्चर कर लेती है। एंड स्टालिनग्राड में 100 डेज ऑफ वॉर चलता है, और जैसे हम, जो चलता है आपका अगस्त 23 से लेके 2 फेब के बीच में। एंड इसी के तहत होता ये है कि इस चीज को बोला जाता है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। इसका सबसे स्पेशलिटी ये था कि जो आपके सोल्जर्स वॉर लड़ रहे थे, यूएसएसआर के सोल्जर्स जो वॉर लड़ रहे थे एंड हु वर कैप्चर्ड इन स्टालिनग्राड और से मॉस्को, वो जब जीत के वापस आते हैं, तो उन्हें सेलिब्रेट करने की बजाय स्टालिन उन्हें मरवा देता है। और रीजन ये देता है कि उनमें, क्योंकि अब वो इतने दिनों से फॉरेन रूल के अंडर थे, तो उनमें फॉरेनर थॉट्स आ चुके होंगे, एंड वी कांट कीप फॉरेन थॉट्स अमंग आवरसेल्फ। हम अपने आसपास फॉरेन थॉट्स नहीं रख सकते। दैट्स व्हाई वी शुड एलिमिनेट देम, और वी शुड जस्ट किल देम। सर एक बार ये समझा दो, सोशलिस्ट और कम्युनिज्म में दोनों में डिफरेंस। ये नहीं आ रहा है इनके एग्जाम में, और वो बहुत सर बड़ी चीज है। बहुत बच्चों ने लिखा है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस चाहिए ना, 1 मिनट बताता हूँ। जो है, इट इज से कि जैसे आपका डेमोक्रेसी है या कैपिटलिज्म है, हाँ, तो सोशलिज्म इज अ थॉट प्रपोज्ड बाय मार्क्स। कैपिटलिज्म भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो सोशलिज्म इज अ थॉट जहाँ पे एक आइडियल सोसाइटी की कल्पना है, जहाँ पे आपको इक्वल लेबर के लिए इक्वल सैलरी मिलेगी। कम्युनिज्म जो है, दैट इज द हाइटेंड फॉर्म, इज द बड़ा फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, जो कि पॉलिटिकल जब हो जाता है सोशलिज्म, व्हेन इट इज अडॉप्टेड इन द पॉलिटिकल स्फीयर, तो उसे हम फिर कम्युनिज्म कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट
दैट इज तो चर्चा का विषय। और कैपिटलिज्म इज समथिंग व्हेन यू फोकस ऑन एनहांसिंग द इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री रादर देन कि गिविंग इक्वल सैलरी टू द इक्वल लेबर एंड वाला कॉन्सेप्ट, तो उसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म, जहाँ पे वी टेंड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ मनी। रसिया की क्लास आज कंप्लीट हो गई है। यही अब आप लोगों को केवल टेस्ट सीरीज मिलेंगी रसिया की। वेब रेवोल्यूशन ऑफ 1917 क्या था? वेब रेवोल्यूशन ऑफ 1917 था जब जार को हटाया था, तो जो अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी था, जो ऑब्वियसली सोसाइटी वाज डिवाइडेड एज नोबलमैन, क्लर्जी एंड द कॉमनर्स। तो नोबलिस्ट जो तुम्हारे बुर्जुआ क्लास थे, हाई क्लास लोग, उसके अलावा लेटर ज्वाइंड बाय मेंशेविक्स एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स, तो वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप करते हैं वेब रेवोल्यूशन में जार को हटाने के बाद। सो द जार वाज ओवरथ्रोन इन रसिया इन फेब 1917 ओनली। ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन जो हुआ था वो बोल्शेविक्स ने किया था अगेंस्ट दी प्रोविजनल गवर्नमेंट, और फेब रेवोल्यूशन जो था वो जार के खिलाफ हुआ था। और वहां पे फिर आपका फॉर्मेशन होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट का आफ्टर दी फेब रेवोल्यूशन। चाइना एंड जापान की क्लास भी होगी ना, ये तो गौरव बता पाएगा। प्रीति, नितिका का कहना है कि अनऑफिशियल। सर क्या एक एक क्या चीज और भैया? बता दो उन्हें। भैया मैं क्या अन ऑफिस बताऊंगा? हाँ गौरव, तुम बताओगे कि जापान और चाइना की क्लास होगी ना? हाँ, नेक्स्ट वीक होगी दोनों की। ओके। सर एक क्वेश्चन ये है कि रसिया जो थी वर्ल्ड वार में, जैसे कि आपने बताया था कि वर्ल्ड वार में वीक थी स्टार्टिंग में, पर उसने बाद में बहुत मतलब कि रोल बहुत अच्छा प्ले करा था, बहुत अच्छे से वर्ल्ड वार लड़ी थी। तो वो कैसे हुआ? वो ये ऐसे हुआ ये क्वेश्चन कि वैसे आएगा नहीं इतनी डीपली वे में। हाँ, आएगा नहीं, बट जान लो चीज ऐसे हुई कि अगर तुम रशियन कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो रशियंस बोलेंगे कि हमारे जो सोल्जर्स थे वो बहुत ब्रेवली लड़े, और उन्होंने जो शुरू के डिफीट थे उनको ओवरकम करते हुए बिकॉज ऑफ द ब्रेवरी और ऑफ आवर सोल्जर्स हम जीत गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो एक्चुअलनेस है वो ये है कि मैंने अभी ग्रैंड अलायंस की बात की थी, जिसमें यूएसए से सपोर्ट मिलने लगा था यूएसएसआर को in terms of the war techniques and the warfare and the war materials। तो यूएसए एंटर करता है जब सीन में, obviously it was the world power at that time, और like यूएसए still is, और रसिया तो खैर 1991 के बाद वर्ल्ड पावर नहीं रहा। सो जैसे ही यूएसए एंटर करता है and it got aid from the USA, and it helped Russia to win the Second World War। रसिया एंड इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बिलीव मी। लोगों से क्वेश्चन बिल्कुल तुम लोगों के लेवल का पूछा जाएगा, जितना एक्सपेक्टेड है उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एडजस्ट की जो क्लियरनेस है, हर कंट्री का एक पिकुलैरिटी है इन द हिस्ट्री और इन द ज्योग्राफी और इन द कल्चर, वो आपको पकड़ना है। बाकी तो सबको आएगा। तो अगर वो पिकुलैरिटी आपको पता है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन अदर्स। मैंने से नीचे नहीं को बस नेशनल की लिस्ट आप लोगों को दे दी जाएगी कि नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल फ्लैग क्या है, नेशनल सिंबल क्या है रसिया का, नेशनल फ्लैग जो है उसमें कौन कौन से कलर्स हैं। आई थिंक वो तो पीडीएफ में है जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। यू नीड टू रीड दैट पीडीएफ एज वेल। कौन कितने परसेंट आता है इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि जेएनयू इज नाउ बिकमिंग लाइक यूपीएससी, कभी भी पैटर्न चेंज हो जाता है एग्जाम का।
ये वाला पीडीएफ भी मिलेगा आप लोगों को। बधाई हो। वार्सो पैक्ट के बारे में आप बस पूछ रहे हैं, तो वो 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि नाटो एस्टैब्लिश हुआ था अमंग द वेस्टर्न नेशंस। तो ईस्टर्न यूरोप में ईस्टर्न नेशंस formulated a Warsaw Pact, which included countries like Czechoslovakia, Bulgaria, Romania, Poland, Hungary, East Germany एंड सोवियत यूनियन, जिसमें आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ईस्ट जर्मनी में जो बर्लिन वॉल बना था ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में, विच डिवाइडेड द वेस्ट फ्रॉम द ईस्ट, उसको रसिया का फेलियर माना जाता है। क्योंकि जो इमिग्रेशन था रसिया के लोगों का या सोवियत रूस के लोगों का, सोवियत रसिया के लोगों का टुवर्ड्स द वेस्ट फॉर अ बेटर लिविंग कंडीशन एंड अ बेटर वर्किंग कंडीशन एंड अ बेटर इकोनॉमी, तो इसके लिए जो ईस्ट से लोग थे वो वेस्ट मूव कर रहे थे, और इसी चीज को रोकने के लिए बर्लिन वॉल बना था। सो ऑब्वियसली इट इज अ डिसग्रेसफुल सिंबल, इट वाज अ डिसग्रेसफुल सिंबल फॉर द सोवियत रसिया। आर वी डन यार? अच्छा, तुम लोग तो बोल ही नहीं पाओ।